हम कर रहे हैं EHI 05 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 5। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी पे एक वीडियो लेके आऊँ, तो मैं ले आई हूँ उस वीडियो को। देखिए और प्लीज़ लाइक भी कर दो। लाइक करोगे तो पता पड़ेगा ना कि आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। ओके, जो ये हिंदू और उर्दू की जो कंट्रोवर्सी है पूरी, ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि तो भाषाओं को लेके कुछ कंट्रोवर्सी है, वाद विवाद हुआ होगा हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, वही है। इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, और प्लीज़ इस बात को स्किप मत करना, पूरा सुनना। जब आप आंसर राइटिंग करोगे और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आपका जो भी धर्म है, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की तारीफ मत लिख के आना, इससे आपके नंबर कम हो जाएंगे हिस्ट्री को पढ़ते वक्त। वैसे मैं भी खुद एक हिंदू हूँ, सनातन धर्म फॉलो करती हूँ, लेकिन जब भी हम हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो हमें एकदम सेक्युलर होकर सोचना पड़ता है, निष्पक्ष होकर सोचना पड़ता है। और वैसे ही आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग करना, अदरवाइज आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और आगे आपकी मर्जी, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में हिंदू और उर्दू की जो कंट्रोवर्सी है वो पूरी होती है कि कौन सी भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, हिंदी या फिर उर्दू। ये जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषा है ना, लगभग अगर आप देखो तो उर्दू भी हमें काफ़ी समझ में आती है और उर्दू बोलने वाले लोगों को हिंदी समझ में आती है। मतलब ये कुछ कुछ एक ही जैसी भाषाएं हैं, लेकिन बहुत लोग इनको भाषा ना बोल के बोली बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं, और भाषा और बोली में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। हिंदू और उर्दू, कई बार इसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज कहा जाता है, एक साथ जोड़ के हिंदुस्तानी, ठीक है। बट ये जो ना दोनों जो भाषा हैं अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी हुई। स्क्रिप्ट मतलब लिपि, हर भाषा की एक लिपि होती है। वैसे ही जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है और उर्दू लिखी गई है मॉडिफाइड पर्सो अरेबिक लिपि में। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो लैंग्वेजेस हैं वो एक दूसरे जो लिखावट होती है, उर्दू में क्या लिखा है हमें समझ में नहीं आता, और अगर किसी को हिंदी की नॉलेज नहीं है तो देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये इलेजिबल रहेंगी उन रीडर्स के लिए जो लिटरेट नहीं है किसी भी एक भाषा में। क्या हुआ था कि ब्रिटिश लैंग्वेज एक पॉलिसी आई थी 1837 में। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था कि पर्शियन भाषा को चेंज कर लिया था वहाँ की लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के साथ, ठीक है। अब वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है, किसी भी एरिया की लोकल लैंग्वेज, जैसे कि गुजराती, मराठी, बंगाली, ये तो इन भाषाओं से चेंज कर दिया था और पर्शियन भाषा को हटा दिया था। अब हमारे यहाँ पर्शियन भाषा कैसे आई थी, तो अंग्रेजों के आने से पहले मुगल्स थे और ये लोग अपने काम को, दरबार के काम को सारे पर्शियन भाषा में ही करते थे। तो पर्शियन भाषा इसलिए चली आ रही थी हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में। तो एक काम तो इन्होंने ये कर दिया, पर्शियन भाषा की जगह लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को लेके आ गई है और बोला कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह सरकारी दफ्तरों में और लोअर कोर्ट्स में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस चला करेंगी। कुछ प्रोविंसेस की बात करी और क्या करा कि जो नॉर्दर्न रीजन था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, याद रखिए मैं इंडिया नहीं कह रही हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह रही हूँ। सब कॉन्टिनेंट के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तानी पूरे इलाका आ जाएगा, ठीक है, आसपास के सारा एरिया आ जाएगा, तिब्बत वगैरह। अब यहाँ पर क्या करती है नदर्न रीजन में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, कि उर्दू, जो कि उर्दू स्क्रिप्ट होती है जिसमें लिखी जाती है, उसको यूज करने लग गए और पर्शियन को हटा दिया, ठीक है। पर्शियन को हटा दिया लेकिन यूज किसको करने लग गए, उर्दू को करने लग गए। हिंदी को नहीं कर रहे थे ये, जब हिंदी लिखी जाती थी देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ये एक बहुत ही मतलब कि इमीडिएट रीजन बन गया कंट्रोवर्सी का, क्योंकि नदर्न इंडिया के काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि आपने उर्दू को क्यों कर दिया है, हमें हिंदी चाहिए। ये सारे मुद्दे अब उठने लग गए थे। जबकि अगर देखा जाए तो जो ये ब्रिटिश लोग थे, ये इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये दोनों ही भाषाओं को एनकरेज करते थे, हिंदी हो या उर्दू हो, दोनों को ही एज अ मीडियम को यूज़ करते थे ये एजुकेशन देने के लिए स्कूल्स में। बस इन्होंने क्या किया कि हिंदी को और जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको ऑफिशियल पर्पस को लेके डिस्करेज कर दिया थोड़ा सा। इसी सब
की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट आ गई किन लोगों के बीच में, उन स्टूडेंट्स के बीच में जिन्होंने हिंदी पढ़ी हुई है ना, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे। तो इस सब ने अल्टीमेटली इस छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट ने एक बड़ा रूप ले लिया, कम्युनल फॉर्म ले लिया, और ऐसा ही हमारे यहाँ हमेशा होता है। 1867 में भी बहुत सारे हिंदू जो लोग थे, यूनाइटेड प्रोविंस, यानी उस टाइम पे उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, आगरा रीजन के लोग बोलने लगे ब्रिटिश राज से कि हमारी लैंग्वेज हिंदी बनाओ, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, उर्दू नहीं। उनमें से एक थे बाबू शिव प्रसाद बनारस के, जो सबसे पहले इस बात के सपोर्टर बन के आए थे, देवनागरी स्क्रिप्ट के सपोर्टर बन के आए थे। उन्होंने बोला कि जो पहले के मुस्लिम्स आए थे, इन्होंने जबरदस्ती हमको मजबूर किया पर्शियन लैंग्वेज को सीखने के लिए। उसके बाद 1897 में मदन मोहन मालवीय ने भी बहुत सारे कलेक्शन पेश करे कोर्ट ऑफ कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर, और जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हिंदी हमारी भाषा है और हम इसी के साथ कंफर्टेबल हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बोलते हुए वो हिंदी के समर्थन में आगे आए। इन दोनों का नाम लिख दोगे एक बार को, अगर ईयर भूल जाते हो, क्योंकि मुझे पता अगर आज पढ़ रहे हो कल लिखना है तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपको ईयर याद नहीं रहेगा, तो आप बिल्कुल ईयर मत लिख के आना, क्योंकि गलत लिख के आओगे तो बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन पड़ेगा। इससे अच्छा लिखो ही मत, बस नाम याद रख लो, बाबू शिव प्रसाद ऑफ बनारस, ठीक है, क्योंकि बनारस में शिव जी का मंदिर है तो इसलिए याद रखना है कि शिव नाम से इंसान का नाम है। और मदन मोहन मालवीय का तो नाम वैसे ही सब लोग जानते हैं, M क्यूब करके याद रख लेना, मदन मोहन मालवीय। देखो इस चीज के अंदर ना बहुत सारे हिंदी मूवमेंट्स चलाए गए थे 19th सेंचुरी के आखिर आते हुए और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, सो दैट लोगों को जागरूक किया जा सके ताकि वो हिंदी की डिमांड करें। नगरीय प्रचारणी सभा बनाई गई थी बनारस में 1893 में। इसमें भी आप बस कुछ इनके याद रख लीजिए, मूवमेंट्स के नाम, सभाओं के नाम याद रख लीजिए, अदरवाइज ईयर मत लिख के आना, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा तो गलत लिख के और दिक्कत हो जाएगी। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में करा गया था 1910 में। फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 में। देन राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति 1926, इन सबका गठन किया गया। एंड ये जो पूरे मूवमेंट थे इनको एनकरेज किया गया था 1881 में, जब हिंदी जो कि देवनागरी भाषा में लिखी जाती है इसको रिप्लेस कर दिया गया था उर्दू से, जो कि पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो लोगों को काफ़ी आक्रोश आ गया था लोगों में कि हमारी भाषा हिंदी है और आप उर्दू को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बना रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि 118 मेमोरियल्स, और कम से कम इस पे कितने लोगों ने साइन किया था इस तरह की डॉक्यूमेंट में, 67,000 लोगों ने साइन करके एजुकेशन कमीशन को उस टाइम की सबमिट किया था और हिंदी के समर्थन में बढ़ चढ़ के आगे आए थे। इन लोगों के द्वारा ये भी बोला गया था कि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर लोग क्या हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो कि देवनागरी भाषा नहीं स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपको एजुकेशन में बढ़ावा देना है, डेवलपमेंट करना है, तो आप हिंदी को हमारी भाषा बनाएं। और जो लोग गवर्नमेंट पोजीशंस को भी रख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए भी यही अच्छा रहेगा कि वो हिंदी की नॉलेज करें, क्योंकि हमारे यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हिंदी भाषा वाली है। का कहना था कि अगर आप उर्दू स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज में तो ये डॉक्यूमेंट्स इलेजिबल हो जाएंगे, पढ़ने लायक नहीं रहेंगे सभी के, और ऐसे कॉम्प्लेक्स अरेबिक और पर्शियन वर्ड्स इसमें यूज़ होंगे जो आगे के लिए अच्छे नहीं है, ना ही एजुकेशन के लिए सही रहेंगे, क्योंकि जो मोस्टली जनसंख्या है जब वो उर्दू जानती ही नहीं है तो फिर इसमें काम कैसे कर पाएगी, कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा और बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। जब हिंदी वाले ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं तो फिर ये कैसे पीछे हट जाएंगे, कौन, उर्दू वाले। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, कौन सा, अंजुमन तरक्की उर्दू, और इसमें बोला गया कि ऑफिशियल स्टेटस उर्दू को ही दिया जाए। जो एडवोकेट्स थे उर्दू के जो समर्थक थे, उन्होंने बोला कि उर्दू की जो स्क्रिप्ट है हिंदी से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम इसे जल्दी लिख सकते हैं, हिंदी लिखने में टाइम लगता है और वोकेबलरी वगैरह इन सब में दिक्कत आती है, जबकि
उर्दू में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, उर्दू को लिखना भी आसान है और स्पीड आती है उर्दू लिखते वक्त, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू भाषा जो है वो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई है, उर्दू को ज़्यादातर लोग सभी फ्लुएंटली बोल सकते हैं, तो उर्दू को ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। अब देखो कोई किसी की सुनने वाला तो है नहीं, आप भी जानते हो आज भी कोई सुनता तो है नहीं, ना पहले सुन रहा था। इस सब का रिजल्ट क्या आएगा? वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, हो गए कम्युनल वायलेंस, ठीक है। सर सैयद अहमद खान had once stated, I look to both Hindus and Muslims with the same eye and consider them as two eyes of a bride. By the word nation, I only mean Hindus and Muslims and nothing else. तो ये मेरे पर्सनल व्यू नहीं है, जैसा मैंने किताब से लिया है वैसा मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार सर सैयद अहमद खान ने बोला था कि मैं हिंदू और मुस्लिम को एक ही नज़र से देखता हूँ और एक इंसान की दो आंखों के रूप में देखता हूँ। जब भी बात आती है राष्ट्र की तो मेरे दिमाग में आता है हिंदू मुस्लिम और कुछ भी नहीं। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही मिट्टी के जन्मे लोग हैं और एक ही सरकार के नीचे हैं। इनके जो इंटरेस्ट हैं और प्रॉब्लम है वो कॉमन है और इसलिए हमको मिलके एक नेशन की तरह काम करना चाहिए। लेकिन ये सब कंट्रोवर्सी होने के बाद एक बार वो बनारस के गवर्नर से बात कर रहे थे, मिस्टर शेक्सपियर से, तो उन्होंने कहा था कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी देखने के बाद अब मैं कन्विंस्ड हो गया हूँ कि हिंदू और मुस्लिम एक नेशन की तरह वो कभी भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनका जो कल्चर है वो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है। 19वीं सेंचुरी के आखिर आते आते भी ये कंट्रोवर्सी कई बार काफ़ी उछाल आया इसके अंदर और हमें काफ़ी सारा वायलेंस देखने को मिलता है। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में आते आते हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा सो दैट वो डेवलपमेंट कर सके। इन कहाँ पर डेवलपमेंट? एजुकेशन के पॉइंट में सके। जो हंटर कमीशन सरकार के द्वारा बनाई गई थी उस टाइम की ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई थी कि वो डेवलपमेंट करेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में। यहाँ पर हिंदी के एडवोकेट्स और उर्दू के एडवोकेट्स इसको अपने अपने तरीके से देख रहे थे। लोगों का ये भी मानना है कि इस हिंदी और उर्दू कंट्रोवर्सी की वजह से मुस्लिम नेशनलिज्म की जो फीलिंग है मुस्लिम्स के अंदर आ गई थी। लोगों का ये भी मानना है कि इस हिंदी और उर्दू कंट्रोवर्सी की वजह से मुस्लिम नेशनलिज्म की जो फीलिंग है मुस्लिम्स के अंदर आ गई थी।